ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BHP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੌਸਕਾਸ ਵਿਲੇਜ, ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰੂਨਾ ਫ੍ਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਵਾਉਣੇ ਨਾਲ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਬਰੂना, हेलो। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो कैसे चल रही है लाइफ, बताओ हमें। अभी तो लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। हम्म। फैमिली एक्सेप्ट कर चुकी है। और मैं अपने अब जिस घर में रहती हूँ वहाँ का सोसाइटी है जो वो मुझे एक्सेप्ट करता है। मेरे काम पे मुझे लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरी लाइफ अभी तो अच्छी चल रही है। पहले अगर बात की जाए तो इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैंने उस पर काफ़ी काम किया और अपनी लाइफ को जितना इजी हो सकती है, जितना नॉर्मल हो सकती है, उतना करती हुई चली गई हूँ। आप एक लड़के की उसमें बॉर्न हुए हैं ना, शेप में। तो आपको कब पता चला कि मुझे ट्रांस में ट्रांसफॉर्म होना है? तो वो स्टोरी बताओ। मुझे बचपन से ये बात पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं ट्रांस वुमेन हूँ, मगर बचपन से मुझे पता था कि मेरे अंदर एक फ़ीमेल आइडेंटिटी भी है। मेरे अंदर एक फ़ीमेल एक ऐसी एक इंसान है जो कभी बाहर नहीं आ सकती मेरी बॉडी की वजह से। तो बचपन में अपनी मॉम के कपड़े पहनना वो मुझे पसंद था। उनकी चूड़ियाँ पहनना या मेकअप कर लेना थोड़ा बहुत, ये सब पहनकर एक रूम के अंदर ही मुझे जो खुशी मिलती थी वो बहुत अलग थी। मुझे नहीं पता था कि इसे ट्रांस कहते हैं या ट्रांस वुमेन कहते हैं या इसको कुछ कहते हैं, बट वो खुशी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो बात की जाए अगर बचपन की, तो शायद 4th 5th क्लास में मुझे ये पता चल गया था कि मेरे अंदर दो लोग या दो आइडेंटिटीज़ हैं, बट मैंने हमेशा उसे दबा कर रखा अपने अंदर। तो बाहर निकल के कैसे आई? आपको कॉन्फिडेंस कैसे मिला कि हाँ, अब पूरी तरह से मुझे ट्रांसफॉर्म हो जाना है, मुझे किसी की परवाह नहीं है? ये तब हुआ जब मेरे मेरे जो डैड थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। मुझे पूरी ज़िंदगी में यकीन था कि अगर मैं उन्हें कभी ये बताऊंगी तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझे शायद घर से निकाल देंगे या एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। जब मैं 25 साल की थी तो मेरे डैड की डेथ हो गई हार्ट अटैक के कारण। मुझे उस टाइम पे बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे एक ज़िंदगी में होप भी मिली कि अब शायद मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे डैड तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट मेरी मॉम शायद थोड़ी कूल है, मेरा भाई शायद इस बात को समझ सके। मुझे ये नहीं लगता था कि मैं एक लड़की बन जाऊंगी पूरी तरह, बट मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत उनको ये बताना और एक्सेप्ट करवाना ईजी होगा। तो उनकी डेथ के बाद ही मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये कर सकूँ अपनी लाइफ में। तो एज अ ट्रांस आपको क्या प्रॉब्लम आती है? सोसाइटी एक्सेप्ट करती है आपको? एज अ ट्रांस वुमेन मुझे लगता है कि मैं और मेरी जितने भी सोसाइटी से फ्रेंड्स क्या हैं, कोई प्रॉब्लम आती है आपको? सोसाइटी से मेरे को हाँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। लोगों को ये नहीं पता है कि मुझे किस नाम से बुलाया जाए। लोगों ओके। को ये नहीं पता है कि मेरे प्रोनाउंस क्या है, क्या मैं शी हर के उससे जाती हूँ, क्या आप मुझे एक लड़की की तरह बुलाओगे या लड़के की तरह बुलाओगे। सोसाइटी को बस छक्का हिजड़ा और ये सारे वर्ड्स पता है। तो उनकी साइड से प्रॉब्लम और जिस तरह से वो देखते हैं। अब एक देखना तो होता है कि तुम किसी को अच्छे वे में देख रहे हो, एक देखने में पता चल जाता है कि ये मुझे बहुत गंदी नज़रों से देख रहा है, ये मुझे बहुत घिनौनी नज़रों से देख रहा है कि जैसे मैं क्या हूँ। ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ। अपने घर से आती हूँ जाती हूँ तो बहुत सारे बीच में लोग मिलते हैं, पेट्रोल पंप आता है, वहाँ पे लोग मुझे कैसे देखते हैं। रात को लेट अगर निकलती हूँ तो वही सब प्रॉब्लम्स जो एक लड़की फेस करती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसका 2 गुना फेस करती हूँ। एक टीजिंग फेस ही करनी पड़ी कभी? ईप टीजिंग भी मैंने फेस किया है अपनी ज़िंदगी में। हौस खास जैसे एरिया में जहाँ पार्टीज़ होती है, क्लबिंग होती है, मुझे आज भी याद है रात को मैं एक बारी लेट आ रही थी और किसी लड़के को लगा कि मैं ट्रांस वुमेन हूँ तो शायद मैं सेक्स वर्कर ही होंगी। तो उसने सीधा आके मेरी कमर में हाथ डाला और बोला कि चलें, ये वो ऐसे चले बेबी ये सब। और मैंने उसको धक्का दे के दूर कर दिया। तो अब वो मुझसे पूछ पूछ भी नहीं रहा है कि मैं सेक्स वर्कर हूँ या नहीं हूँ, या मैं क्या काम करती हूँ या ना करती हूँ। वो बस मुझे देख रहा है और सोच रहा है कि मैं सेक्स वर्क करती हूँ, और सीधा आके उसने मुझे टच किया। बहुत सारी पब्लिक स्पेसेस में जैसे मेट्रो या भीड़ भड़क्के वाले ऐसे एरियाज़ में लोग टच करते हैं, लोग ट्राई करते हैं पास आने की। तो ये सब प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं ज़िंदगी में। कभी किसी ने कोई ज़्यादा बदतमीजी की हो या सिचुएशन यहाँ तक आगे हुई, कभी रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं हुई आपके साथ? मुझे ऐसा लग एक बारी मेरी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया था, मगर मैं खुश नसीब हूँ कि बीइंग अ ट्रांस वुमेन मेरे अंदर मैस्कुलिन पावर भी है। क्योंकि लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए सोसाइटी सेफ नहीं है, आपको पता बिल्कुल है, बिल्कुल। रात को निकलना तो बहुत मुश्किल है। जितना लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है उसका डबल, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांस वुमेन्स के लिए और अनसेफ हो जाता है। ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कभी किसी ने मेरे साथ रेप अटैम्प्ट करने की ट्राई किया हो, बट बीइंग अ ट्रांस वुमेन, मैंने जैसे बताया मेरे अंदर मैस्कुलिन थोड़ी सी पावर है, तो मैंने उसको पीछे हटा दिया। अगर मैं एक लड़की होती और बहुत पतली दुबली होती तो हो सकता है वो मेरे रेप करता, बट
मैंने उसको उस टाइम के लिए हटा दिया। बट लोग इस चीज़ की इस नीयत से हमेशा रहते हैं, उन्हें लगता है कि ये कोई बुरा काम भी नहीं है, उन्हें लगता है कि ये तो इनके साथ होना ही चाहिए, ये अच्छा। बने ही इसलिए हैं, लोगों को ऐसा लगता है। तो आप काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स में सब फीचर हो चुके हो, तो सबसे अच्छा आपको कब लगा, क्या क्या आपको लगी, क्या बोलते हैं उसे, अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको क्या लगी आज तक लाइफ मेरे लिए सारी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, मगर आउटलुक जैसे बड़े चैनल पे आना मेरे लिए एक अचीवमेंट है। फिर ये वाला जो फे वॉट इंटरव्यूज़ विद टैटू आर्टिस्ट है, ये ब्राज़ील के अंदर हुआ था। ब्राज़ील से किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था और ब्राज़ील में ही दिखा, इंडिया में ये रिलीज़ नहीं हुआ, Okay. बट ब्राज़ील के अंदर ये रिलीज़ हुआ। तो मेरे को बहुत खुशी होती थी कि कहीं ब्राज़ील के एलजीबीटी कम्युनिटी तक भी मेरी बात पहुंचती है। फिर एक डांसिंग वाला वो जो ग्रुप है, मुझे डांस करने में बहुत हिचकिचाहट होती है। बीइंग अ ट्रांस वुमेन ये होता है क्योंकि तुम एक ज़िंदगी भर एक लड़के की ज़िंदगी जीते हुए आए हो, और आज तुम्हें डांस करना है तो एक लड़की की तरह, जो कि तो आप बड़े मस्कुलर दिख रहे हो, हाँ, मैं पहले 90 किलो की थी, जिम वगैरह और करते होगे। हाँ, मैं जैसी मेरी एक लड़के की तरह बॉडी होनी चाहिए, मैंने बहुत बॉडी बनाई। मैं 90 केजीज़ की थी, बहुत हैवी थी, और काफ़ी मैंने अपना वो किया, और वहीं से मैंने ट्रांसफॉर्म करते हुए एक अब वुमेन की बॉडी की तरफ बढ़ रही हूँ, और पतला लीन और ये सब। बट डांस करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे डांस करूँगी, मैं कैसी दिखूँगी डांस करते हुए, कहीं मैं अटपटी अजीब ना दिखूँ। बट मैंने डांस को सीखा और मैंने ये क्लासेस ज्वाइन की, मैंने इन क्लासेस में जाके सीखा, और अब मैं अच्छा खासा डांस करती हूँ, अब मुझे इतना डर नहीं लगता है डांस करने में। वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। देन LGBTQ नेशन की बात की जाए तो ये US की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ तक मेरी बात पहुँची। मेन मेरे लिए यही होता है कि मेरी बात कहीं तक पहुँचे, मेरे लिए कुछ हो या ना हो, बट उस बात से किसी को कोई प्रभाव पड़े। दिल्ली के जितने भी LGBT कम्युनिटी में लोग हैं, वो मेरे जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं, या बच्चा कोई भी, जो कोई बच्चा परेशान है और वो नहीं समझ पा रहा है कि ज़िंदगी में क्या करूँ, उसे लगता है बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, मैं कैसे करूँगा, हो सकता है मेरा इंटरव्यू देख के उसके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए, एक बात ऐसी इंस्पिरेशन हो। इंस्पिरेशन जाग जाए, और जो कि होती भी है। जो भी मुझसे मिलता है, अगर मुझे कभी इंस्पायर करने का मौका मिले तो मैं उनको ज़रूर इंस्पायर करती हूँ, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि सच क्या है। मैं जान चुकी हूँ कि इसे LGBT होना या ट्रांसमैन होना कोई बुरा नहीं है। तो मैं ये जो बात जान चुकी हूँ, इसको आगे फैलाती हूँ, और आगे लोगों को मोटिवेट करती हूँ, और लोगों को चेंज भी करती हूँ, ताकि वो इस बात को समझ पाए। जैसे हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ को टैबू माना जाता है, या हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो हिजड़ा कम्युनिटी है वो या तो लोगों को बधाइयाँ देने जाते हैं ना, या फिर बैगिंग दिखते हैं हम कि सिग्नल्स पे होता है। तो आपने ये अपना प्रोफेशन कैसे चुना, टैटू आर्टिस्ट, एज अ टैटू आर्टिस्ट, एंड आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो, तो कैसा। मैंने, जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ इस स्टूडियो पे एज अ मैनेजर यहाँ काम करती थी, और एज अ मैनेजर मैं बाकी आर्टिस्ट को जब ये काम करते हुए देखती थी तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। मुझे लगता था कि ये कितना इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, और पूरी ज़िंदगी के लिए किसी के ऊपर एक ऐसा आर्ट बना देना जो उसके साथ रहेगा जब तक वो मरता नहीं है, वो उसे कहीं छोड़ नहीं सकता है, वो उसे कहीं भूल नहीं सकता है, और जब भी कोई उसका टैटू दिखेगा और वो टैटू की बात छिड़ेगी तो हमेशा उसे मैं याद आऊँगी, मेरा एक जिक्र होगा। तो ऐसे कितने लाखों लोगों को तुम टैटू करो और कहाँ तक तुम्हारी बात पहुँचे, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉब मुझे लगा। प्लस फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसकी इनकम अच्छी है, इसमें अच्छा तुम पैसा कमा सकते हो। आगे आने वाले टाइम में इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है इंडिया जैसे देश में, जहाँ टैटू टैबू से हटता जा रहा है। हमारे टाइम में 90s के टाइम में टैटू को बुरा माना जाता था, आज के टाइम में टैटूज अच्छे हो गए हैं, परिवार वाले एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। तो जैसे जैसे ये टैबू हटता जा रहा है, मुझे लगता है कि टैटूइंग भी और अच्छे लेवल पे पहुंचती जा रही है। तो मेरा मन करता था कि मैं इस प्रोफेशन को ज़रूर सीखूं। मैंने अपना कोर्स किया और सीखा इसको, प्रोफेशन को। जैसे आपने टैटूज़ की बात की, जो इसे माना जाता था, अब जैसे आपकी कम्युनिटी है अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है और भी, है ना, तो लोगों के सामने आ रही है, लोग इसे एक्सेप्ट करना भी शुरू कर रहे हैं, कोई नहीं भी कर रहे हैं। तो आप क्या देखते हो इसका फ्यूचर, क्या इस कम्युनिटी का फ्यूचर ब्राइट है इंडिया में? बिल्कुल, इस कम्युनिटी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आगे आने वाले 10 साल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे। हर कोई मुझसे ये पूछता है कि चेंज कैसे होगा, सरकार हमेशा, अब सरकार हमेशा कैसी भी हो, लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है। अब जो चेंज आने वाला है ना, वो इस तरह से है कि जो छोटे बच्चे हैं और जो स्कूल के अंदर अभी जो बच्चे पढ़ते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने उनके सिलेबस से इस पार्ट को ही निकाल लिया है,
किसी को पढ़ाया जा सकता है इस बारे में और एजुकेटेड किया जा सकता है ताकि आगे जाके वो इस चीज़ को समझ सके, लेकिन सरकार ने उसको हटा दिया। लेकिन बच्चे आजकल के इतने स्मार्ट हैं कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है। मैं छोटे छोटे बच्चों से मिलती हूँ और चेतन है, चेतन के 2 ट्विन्स हैं और आज ही सुबह मैं उनसे मिली हूँ। अब वो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो मुझसे रोज़ मिलते हैं, वो बचपन से मुझे ऐसे देख रहे हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे, आगे आने वाले 10th 11th क्लास में पहुँचेंगे, तब उनके लिए मेरा ट्रांसवुमन होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उसी और बच्चों के ग्रुप्स में ये जो जनरेशन आगे अंदर आने वाली है, जिसे हम जेन जी बोलते हैं, ये जो जेन जी जनरेशन है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जेंडर के ऊपर से। जो फ़र्क हमारे पुराने 90s के लोगों को पड़ता था, जैसे जैसे ये 90s के लोग बूढ़े होते जाएंगे और जेन जी आगे बढ़ती जाएगी, वो लोग इस चीज़ के लिए कूल होते रहेंगे। आज हमारे पेरेंट्स कूल हो रहे हैं, कल को हम एज अ पेरेंट कूल हो जाएंगे। जितने भी 40s के लोग हैं, 30 ईयर्स के लोग हैं, वो इस चीज़ के बारे में कूल हैं और अपने पेरेंट्स बच्चों को भी एक्सेप्ट करते हैं। अगले आने वाले 10 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हमारी तादाद कम है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत कम से एक माइनॉरिटी हैं, हम बहुत सारे हैं, लेकिन सब छुपे हुए हैं। जब ये लोग बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जब ये लोग सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जब ये लोग की सबसे मेन बात है पिंक इकोनॉमी। पिंक इकोनॉमी का मतलब है कि LGBTQ हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाएगा, क्योंकि हमारी भी कुछ डिमांड्स हैं जो अभी मिलती ही नहीं है। बट जब वो डिमांड्स पूरी होंगी तो हमारा भी उतना इकोनॉमी में हिस्सा होगा, हम भी उतना कमाएंगे, हम भी उतना सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो गरीब लोग हैं, ये लोग छेड़ते हैं या ये लोग बुरा बुरा बोलते हैं, जिस दिन ये लोग किसी LGBT के अंडर ही काम करेंगे तो फिर इनको कैसा फील होगा। जब मेरा ड्राइवर जो कि LGBT को सपोर्ट नहीं करता है बट वो मेरा ड्राइवर है, तो सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। इज द बेस्ट रिवेंज। और सक्सेस से हम इन सबको हराएंगे। और सारे बच्चे लगे हुए हैं, मैं एक एक बच्चे को जानती हूँ जो कम्युनिटी में है और 5 साल से जानती हूँ, और हर बच्चा क्रिएटिव फील्ड, म्यूजिशियन, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब्स में डालने की अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें कॉर्पोरेट्स में नहीं रखा जाता है, तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, हमें अपने जॉब्स और ये चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। इसलिए मोस्टली LGBTQ बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव जॉब्स के अंदर हैं, और क्रिएटिव जॉब्स आगे जाके फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ने वाली हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है। मैं एक बंदे को जानती हूँ जो मिनिस्ट्री में काम करता है और वो ट्रांस मैन है, वो अच्छा खासा काम करता है और वो वहाँ से समाज को चेंज करता हुआ जा रहा है। कुछ ट्रांस वुमेन्स है जो कहीं काम कर रही है। इसमें सबसे बड़ा हाथ मैं कहूँगी, अगर मुझे किसी ने पूछा था कि अगर इंडिया में चेंज लाना है तो क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि चेंज आ जाए, मेरे पास सिर्फ एक जवाब था, वो है मूवीज़। इंडिया के अंदर मूवीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जब तारे ज़मीन पर आई थी तो लाखों परिवार, लाखों माँ बाप रातों रात अपने बच्चे के लिए चेंज हो गए थे। जब चंडीगढ़ करे आशिकी आई थी तब मेरी माँ उसको देखकर चेंज हो गई, क्योंकि वो मूवी में जो एक इमोशन दिखाया है एक ट्रांस वुमेन होने का, वो उस चीज़ को समझ गई, जो मैं उनके लाखों समझाने पे भी वो नहीं समझ पा रही थी, ना जो मैं उनको हज़ारों वीडियो दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ कि ट्रांस ये वो एक मूवी ने चेंज कर दिया। तो जब ऐसी मूवीज़ आने लग जाएंगी, और ऐसी मूवीज़ आ रही हैं, ऐसी मूवीज़ हैं जो कि ट्रांस वुमेन्स पे, जो कि गे लोगों पे, बधाई दो जैसी मूवीज़ हैं, ये मूवीज़ एकदम इंसान को चेंज कर सकती है। इंसान पंजाब में हो, केरला में हो, दिल्ली में हो, इमोशन जुड़ा होता है हमेशा। मूवीज़ हमारी ज़िंदगी का ऐसा पार्ट है जो कि पूरे इंडिया में चेंज ला सकता है। मैं आज भी वेट करती हूँ आमिर खान जैसा इंसान जब कभी ऐसी मूवी बनाएगा ना LGBT कम्युनिटी पे, तो आधा हिंदुस्तान उस दिन चेंज हो जाएगा, और एकदम से हो जाएगा, क्योंकि मूवीज़ ऐसा करती हैं। मूवीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, और वो ही मूवीज़ ने हमें डिग्रेड किया इतने सालों तक। हमें छक्का या किसी को गे, अगर वो मूवी देखी जाए जिसमें आमिर खान था, पहले दोस्ताना देखी जाए तो उसमें कितना बुरा एक गे को दिखाया है। अगर ट्रांस वुमेन्स की कोई मूवीज़ देखी जाए तो हमेशा उसे सेक्स वर्कर ही दिखाया है, या फिर मर्डरर दिखाया है, या जो कि बच्चों को तंग करते हैं, ऐसा हमेशा बैड और नेगेटिव रोल दिखाया है। मगर जब मूवीज़ इसको चेंज करेगी, जब सीरियल्स में ये चेंज होगा, आज ऐड आती है बम्बल की टीवी के ऊपर, तो बम्बल की ऐड में ये भी लड़की लड़की का भी साथ दिखाया जाता है, लेस्बियंस भी दिखाई जाती हैं और गे भी दिखाया जाता है बम्बल की ऐड पर। पूरा का पूरा समाज चेंज हो रहा है मूवीज़ के थ्रू, एड्स के थ्रू। कॉर्पोरेट्स के अंदर बहुत सारे लॉज बन रहे हैं। मैंने एक इंटरव्यू किया था पहले जिसके अंदर कॉर्पोरेट्स की बात की जा रही थी, और आज कॉर्पोरेट कंपनीज, अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी अगर बात की जाए एमेक्स की, तो एमेक्स के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं LGBT कम्युनिटी के लोगों के लिए कि अगर कोई एक शब्द भी बोलते तो उसको कल फायर कर दिया जाएगा। और मेरे दोस्तों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर उन्हें कोई कुछ बोल रहा है तो उनको कल फायर कर दिया जाएगा। कम्युनिटी के
कॉर्पोरेट के अंदर ये रूल्स हर कंपनी बना रही है, कॉर्पोरेट के अंदर रिजर्वेशंस आ रही हैं जिसके अंदर बोला जाता है कि इतना पार्ट इतने लोग इस कम्युनिटी से होने ही चाहिए। अभी ये रिजर्वेशन है, मगर जब वो देखेंगे कि हम कितने सक्सेसफुल और हम कितने अच्छे से काम करते हैं तो वो इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जॉब्स के थ्रू, एड्स के थ्रू, ये सारा जो चेंज आएगा ना, ये ऐसे मुझे लगता है मास को जो चेंज करने वाला है वो ये इन चीज़ों से चेंज होगा। थैंक यू वेरी मच ब्रूना हमसे बात करने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰੂਨਾ ਫ੍ਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।